हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मोदी जी के भूटान यात्रा पे है। हम देखेंगे इतने छोटे से देश पे ऐसा क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री को 4 और यात्रा करनी पड़ी हाल ही कुछ महीनों के अंदर। तो उसको देखते हैं। और कुछ ऐसे अवसर भी थे जहाँ मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि भूटान हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रेम के भाव का मित्र, क्योंकि उसमें एक मित्रता की ऐसी भावना है कि वो किसी भी एंगल से भारत को नहीं छोड़ना चाहता, और वो सोचता जो उनकी सोच है वही भारत की सोच है। सांस्कृतिक संबंध भी एक जैसे है दूसरे के। इसलिए आज देखते हैं वीडियो में कि भूटान के पास मोदी जी को ऐसा क्या मिला या भारत को ऐसा क्या मिल रहा है जो हम चाहते हैं। वो जानना चाहिए भूटान पर ऐसा क्या है, ठीक है। तो भारत को किन किन कारणों से भूटान की आवश्यकता है, ये भी एक बात हो सकती है कि हमें किन किन कारणों से भूटान की आवश्यकता है। बहुत रियलिटी वाली बात है कि भूटान की आवश्यकता वाकई में है हमें, क्योंकि भूटान एक बहुत विश्वसनीय देश है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप देखेंगे किस किस बारे में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भूटान ने ऐसा क्या कर दिया हमारे लिए। देखते हैं भूटान के लिए, भारत के लिए भूटान की बढ़ती महत्ता क्या है, ये देखते हैं इसमें। ठीक, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखेंगे आप ध्यान से तो आपको पता लगेगा। भूटान के महामहिम चतुर्थ नरेश, जो चौथे उनके नरेश थे, उनके 70वीं जयंती पर शामिल हुए मोदी जी। पीएम मोदी ने बुद्धिस्ट और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी का एक बार फिर से प्रमाण दिया। देखिए, बुद्धिस्ट, इंडिया के पास बुद्ध बहुत, क्योंकि हम बोलते हैं गौतम बुद्ध को हमारे देश ने ही से लिखने का जन्म दिया है, और हम बोलते हैं हमने युद्ध नहीं, दुनिया को हमने बुद्ध दिया है। तो इसलिए बुद्धिस्ट और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी, ये क्या है, स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी कहते हैं इसे। चतुर्थ नरेश, जिनका नाम है जिंगमे सिंघे वांगचुक। क्या नाम है? जिंगमे सिंघे वांगचुक। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या कहा था? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक का जनक कहा था। इन्होंने ये कहा था, देखिए इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने ये कहा था कि जीडीपी तो पूरी दुनिया नापती है कि उसके देश में कितना पैसा है, क्या क्या उस पर उत्पाद हो रहा था। उन्होंने ये बोला कि खुशहाली की कोई बात नहीं करता, कि खुशहाली की कोई बात नहीं करता, इसलिए हम अपने देश में ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करेंगे, और हमारे लिए सबसे मेन यही होगा। ये दुनिया में पहला ऐसा इंडेक्स था जो भूटान के दूरदर्शी सोच ने इन्होंने लागू किया था। तो इसलिए इनके बारे में ये बात है कि इन्होंने ये लागू किया था। कौन सा? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक का जनक कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से? 1972 से 2006। 1972 से 2006 तक। और इनके विजन से ही भूटान दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश बना। पहला कार्बन न्यूट्रल देश क्या होता है कि जैसे कि हमने मान लो कि कितने किलोग्राम या कार्बन उत्पन्न किया, तो हम उतने को ही कंज्यूम कर लेंगे। कैसे? पेड़ लगा के, तो उसको कम उत्पादन करके, तो इसलिए वो न्यूट्रल है। मतलब उससे ज़्यादा ही वो कंज्यूम कर लेता है, उतना उत्पादन करता ही नहीं है, कंज्यूम कर लेता है उससे उतना ही। ठीक है, तो इसको बोला गया। आगे देखते हैं। इनके नेतृत्व में भूटान का आधुनिकीकरण हुआ। इनके नेतृत्व में जो चौथे नरेश हैं, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और एक अद्वितीय सुख आधारित दर्शन अपनाया गया। ठीक, किसी राष्ट्र के विकास को केवल सकल घरेलू उत्पाद से नहीं मापा जा सकता, इनका मानना था। इसलिए उन्होंने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चालू किया। सांस्कृतिक संबंध के हमारे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव था। भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा, ये पिपरवा कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पिपरवा कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश में। देखना है इसको। अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। क्या यहाँ से क्या प्रदर्शनी लगाई गई है? गौतम बुद्ध के किनकी? पवित्र अवशेषों की। पिपरवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त अवशेष बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र हैं, और इनकी भूटान के प्रदर्शनी दोनों राष्ट्रों की सांस्कृतिक निकटता को रेखांकित करती है। इंडिया ने क्या किया? जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे उनकी प्रदर्शनी लगाई, और भूटान भी गए थे वो, जो उनके अवशेष थे। तो क्योंकि वहाँ बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं, वहाँ बौद्ध धर्म को ज़्यादा बोलबाला, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या पवित्र माने जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए। ठीक, आगे देखते हैं। पीएम ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के कालचक्र अनुष्ठान के भाग लिया। क्या होता है? वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के कालचक्र अनुष्ठान में भाग लिया। कालचक्र सेरेमनी तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। ये पेपर में आ सकता है। कालचक्र सेरेमनी क्या है? जिसका अर्थ समय का चक्र होता है। कालचक्र बौद्ध धर्म का महाकुंभ है। जैसा हमारा महाकुंभ होता ना, अभी हुआ था महाकुंभ, वैसे ही बौद्ध धर्म का महाकुंभ है। ठीक, पन बिजली उत्पादन में सहयोग क्या है? भूटान का सहयोग, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम कार्य अर्थव्यवस्था के सेक्टर पे आ गए कि कैसे अर्थव्यवस्था भी, सांस्कृतिक बात तो है ही है, और भूटान से हमारे संबंध आपको पता लगा कि कैसे उसने चीन के, हमारे चक्कर में चीन से उसने दुश्मनी एक तरीके से मोड़ लिया है। देखते हैं। 10,000 करोड़ का योगदान भारत द्वारा भूटान की
पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ के भुगतान की बात घोषणा की है। वाराणसी में शाही भूटानी मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध कराएगी कौन? भारत सरकार। कौन कराएगा? भारत सरकार कराएगा। आपको लगता है ऐसा क्यों पैसा लुटाया जा रहा है? आपको लगता होगा बहुत लोगों में, कुछ लोग होते हैं, मैं बहुत लोगों को सुना कि 10,000 इसको दे दिए, उसको दे दिए, देश में लगाए थे। आप देखेंगे ये हमारे लिए इतना जरूरी है। 10,000 करोड़ कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, अगर ऐसा भरोसेमंद मित्र, दोस्त, पड़ोसी देश मिल रहा है तो। भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी, अब क्या है? पुनः साहू 2 जल विद्युत परियोजना है का उद्घाटन। यह 1020 मेगावाट की परियोजना भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी का नया मील का पत्थर साबित होगा। 1020 मेगावाट का भूटान के राष्ट्र प्राप्ति के, जैसे जो उनका सबसे बड़ा पैसा जो उनको मिलता है ना, वो इसी से मिलता है, बिजली के। सबसे बड़े स्रोतों में पनबिजली विक्रय शामिल है और भारत भूटान का सबसे बड़ा सहयोगी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको पैसा कहाँ से मिलता है? क्या चीज़ बेच के? वो है पनबिजली, जो विद्युत से बिजली बनाई जाती है, और उसको भारत खरीदता है। तो क्या इसलिए इंडिया भी जरूरत है उसके लिए। भूटान में कुल उत्पादित पनबिजली का 80% से अधिक अकेला भारत ही खरीद लेता है। कितना? 80% से, मतलब 100% होती है, वहाँ उत्पादन 100% हुआ तो उसमें से 80% भारत ले लेगा। ठीक, ये बात है। उसके बाद भूटान में, ये तो बता दिया, नवीकरणीय ऊर्जा में समझौता हुआ है, जिसमें सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करते, कोई भी गैस का एमिशन नहीं करते, हम नेचुरल तरीके से बिजली को बनाने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित करने की कोशिश करते हैं। आम भाषा की बात कर रहा हूँ, किताबों की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा हमें सूर्य भगवान से मिल जाती है, फिर पवन वायुदेव से मिल जाती है, पवन ऊर्जा हो गया, फिर बायोमास, जो बायोमास हो गया, इन सबसे जो खाद्य पदार्थ, इनसे जो गोबर गैस, इन सबसे मिल जाता है। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से मिल जाता है, और बैटरी भंडारण तथा सामान्य रूप से ऊर्जा भंडारण शामिल है। इसमें यह काम किया गया है इसके लिए, ऊर्जा के लिए। आगे देखते हैं भारत भूटान कनेक्टिविटी। अब हमने क्या किया? कनेक्टिविटी भी जोड़ी है, क्योंकि भूटान कैसा है? भूटान जो है ना, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड। ठीक, इसे कहता है स्थल रुद्ध हिंदी में। ठीक, इसलिए इंडिया बहुत जरूरी हो जाता है, चीन में भरोसा नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी अवसर पैदा करती है और अवसर समृद्धि पैदा करती है। किसने कहा? मोदी जी ने कहा है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत गैल्फू और समस्ते शहरों का भारत के विशाल नेटवर्क से जोड़ने के निर्णय लिया गया है। कौन कौन सा याद रखना है? गैल्फू वहां का क्षेत्र है, और समस्ते, गैल्फू और समस्ते। ठीक, गैल्फू और समझते। गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी के विकास के लिए भारत ने पूर्ण समर्थन की पुष्टि भी करी है। दक्षिण एशिया में भूटान की ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका चीन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। भारत भूटान में ना ही चीन का कोई दूतावास है, ना ही कॉन्सुलेट ऑफिस है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा इसने, और चीन ने बोला भी था, इनको अप्रोच भी किया था कि आप यहाँ पे अपना दूतावास खोल लेते हैं, एम्बेसी। भूटान ने साफ मना कर दिया। कंसल्टेंट ऑफिस भी नहीं खोलने दिया, तो वो भी नहीं खोलने दिया उन्होंने। भूटान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें इतने जो भी राज्य हैं, तो जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, ये देश है, इनसे किसी का क्या नहीं है, सदस्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। इतने भी यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, उनके साथ भी क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो भूटान अपने आप में एक अलग थलग देश रहता है इस मामले में, ये याद रखना आप लोग। और इसलिए इंडिया को बहुत लाइक करता है, क्योंकि इंडिया ऐसा देश नहीं है कभी किसी ने आक्रमण किया हो। ठीक है, ये बात जरूरी है। भारत एशिया महाद्वीप और दक्षिण एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए सार्क का हिस्सा है वो। ठीक है, यहाँ उसकी उपस्थिति है, और सार्क को उसने बहुत बार क्या किया है, मना किया जाने से कि इंडिया नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। और बहुत बार पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करिए। भारत भूटान 700 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से अपने जो राज्य हैं लगते हैं भूटान से? बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया, ये सीमा लगती है। भूटान क्या बफर स्टेट है, किसमें? बिटवीन भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट है। मतलब चाइना, अगर भूटान ना हो तो सीधे चाइना इंडिया पे बॉर्डर लग जाए, पर ये बीच में मिलता है। जो शत्रु देश के बीच होते हैं, युद्ध की आशंका को कम या फिर समाप्त कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बफर स्टेट। ये डेफिनेशन में लिखी हुई है। भूटान और तिब्बत की सीमा साझा होना, भारत की विदेश नीति इस जगह अपना ध्यान लगाती है। मतलब क्योंकि भूटान और तिब्बत की सीमा सामान होती है, साझा होती है, और तिब्बत पे आधिपत्य किसका है? चीन का। ठीक है, इसलिए इस पर नजर रखा के रखती है भूटान पे, इसलिए इनको नजर रखनी पड़ती है। हमारी कूटनीति यहाँ चलती है, हमारी जो जितनी विदेश नीति है वो भी यहाँ पे काम करना पड़ता है उनको, क्योंकि हमारी जो सीमा किससे? तिब्बत से, भूटान की सीमा किससे? तिब्बत से लगी है, और तिब्बत किसके कब्जे में? चाइना के। भूटान सार्क का सदस्य है। पाकिस्तान के खिलाफ सार्क समिट का बहिष्कार कर चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया नहीं गया, इसलिए भी भूटान भी नहीं गया, इसलिए बोलते कितना बड़ा दोष है।
डोकलाम पठार अभी देखना होगा आपने कि डोकलाम पे 2020 के आसपास या 22 ऐसे कुछ 17-16 में झड़प हुई थी हमारी। डोकलाम पठार तिब्बत की चुम्बी घाटी, भूटान की हा घाटी और सिक्किम के त्रिकोणीय बिंदु पर स्थित है, जहां चीन ने एक सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था और भूटान और इंडिया ने पुरजोर विरोध किया था इस चीज़ का। तो इसलिए भूटान हमारा इसलिए भी मेन देश है, मेन मतलब विश्वसनीय दोस्त, एक तरीके से पड़ोसी दोस्त देश बोलेंगे। तो कहाँ देखो, चुम्बी घाटी, ठीक, तो तिब्बत की चुम्बी घाटी है और भूटान की, तिब्बत किसके अंडर में, चीन के। भूटान अगर उसके बाद चला जाएगा तो समस्या में हो जाएगी। और क्या, यहाँ सिक्किम लगता है बस हमारे पास, ठीक है। चीन और भूटान के बीच जकारलुंग और पारमलुंग जैसे क्षेत्रों को लेकर ही विवाद है चीन और भूटान के पास। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। मोदी जी और ये वहाँ के भूटान के नरेश हैं, ये मिले थे और बहुत हमारे संबंध ऐसे हैं कि मतलब मोदी, हमारा देश शुरू में सच में ऐसा है, इतना ताकतवर होने के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि इस देश को घेर लूँ, इस पर कब्जा कर लूँ, उसकी आर्थिक स्थिति पर कब्जा कर लूँ और उसको ख़राब कर दूँ। ये देश की हमारी ऐसी सोच ही नहीं हुई, हमारे पूर्वजों ने ही नहीं सोचा कभी। हम आक्रमणकारी नहीं रहे कभी भी। हमने अपनी संस्कृति को बचाना चाहा, दूसरी संस्कृति की इज्जत भी करी और दूसरी संस्कृति को पनपने का मौका भी दिया। ये देश की खूबसूरती है, इसलिए भूटान इस बात को जानता है कि भारत कभी भी उसकी संस्कृति में खिलवाड़ नहीं करेगा और करेगा, क्योंकि ये बौद्धिस्ट लोग हैं। बौद्धिस्ट लोग कभी उन चीज़ों में पढ़ते नहीं, खामखा की चीज़ों में, लड़ाई दंगों में या कुछ गलत करने में। इनको एनवायरनमेंट से बड़ा प्यार होता है, प्रकृति से प्यार होता है, लोगों से प्यार होता है, ऐसा ये धर्म है। और हिंदुस्तान से ये बौद्ध धर्म निकला हुआ है, तो इसलिए हमारी जड़ें भी इनकी यहीं हैं। तो इसलिए जो जितनी बात की जाएगा मोदी जी के लिए, और अब इसलिए हम बोलते हैं बहुत छोटा देश है, हम मिलेगा क्या, हमें ना मिसाइल ना कुछ हमें देना ही पड़ेगा, पर हमारी कितनी बड़ी मतलब देखेगा स्ट्रेटेजिकली भूमिका है भूटान की हमारे देश के लिए। तो क्यों तिब्बत के आसपास घिरा पड़ा है और सार्क में भी विरोध किया पाकिस्तान का, और चाइना के पास चाइना ने अपनी कोई वो नहीं खोलने दी, दूतावास नहीं खोलने दिया। तो इसलिए भूटान हमारा प्रिय मित्र की श्रेणी में आता है। रशिया आता है, रशिया थोड़ा दूर है पर भूटान हमसे बिल्कुल लगा हुआ देश है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।